तो भैया आप सभी लोगों को नमस्कार। प्रभु एकदम नमस्कार। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो चल रहा है भाई साहब जीएस में। देखो, जो पढ़ाई वाला काम है ना, ये बड़ा हेक्टिक काम है भाई साहब। मन लगता ही नहीं है यार बच्चों का पढ़ने में। रोज समझाना पड़ता है, भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं। सबका जीवन चल रहा है उसमें भाई साहब। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखो, जो पढ़ाई है ना वो आपकी एक अलग पहचान स्टेब्लिश करती है, समाज में आपको स्थापित करती है, आपके वजूद को सिद्ध करती है पढ़ाई। और भाई साहब, ये जो पढ़ाई आपके वजूद को सिद्ध करती है, जीवन एक ही बार मिला हुआ है। चाहे घोड़े बकरी की तरह ऐसे ही आओ चले जाओ, और या तो अपने आप को समाज में स्थापित कर लो, अपनी एक पहचान बना लो। और पहचान बनेगी तपस्या से, संघर्ष से। तो पढ़ाई बहुत कठिन काम भाई साहब, सबके बस की बात नहीं है। लोग बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन इसमें भी जो लोग मन तोड़ के दिन रात लगे हुए हैं, बेटा उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई लड़का सफल होता है तो लोग देखते हैं कि सफल हो गया, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी काली रातें गुजारी हैं, कितना दुख सहा है, कितनी बार मन मार के पढ़ाई किया है, कितनी बार संघर्ष करके पढ़ाई किया है, ये बात कोई नहीं देखता। किसी को पता भी नहीं होती है कि उसने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा। तो बच्चों, बस एक बात यही कहना चाहता हूं कि भैया, आप में से बहुत से लोग होंगे जो वीडियो पूरा देखते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो पूरा नहीं देखते हैं। तो जितनी जिसके अंदर कैपेबिलिटी है उतने देर तक वो सरवाइव करता है। मन मार के, मन तोड़ के पढ़ लीजिए, जिंदगी भर बेटा खुशहाल रहोगे, हंसते खेलते रहोगे, लाइफ बेहतरीन होगी। और अगर आज नहीं पढ़े, आज मौज मस्ती में रह गए, चलो यार पढ़ाई छोड़ो कुछ और देख लेते हैं, कुछ और गाना सुन लेते हैं, म्यूजिक देख लेते हैं, तो बेटा वो फिर लाइफ में जो है आगे बहुत संघर्ष है आपके। तो यही बात मैं, लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाई करो, बेहतरीन करो, सर्वोत्तम बनो और लाइफ में आगे बढ़ो। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। ये क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। बेटा रेगुलर बने रहो, रोज कंप्लीट क्लास करो। लास्ट में या बीच में जो है, लास्ट में मैं आपसे जो पहले पढ़ा चुका हूं उस पर करीब 10-15 क्वेश्चन पूछूंगा, और वो 15 क्वेश्चन के जो आंसर हैं, 10 क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, वो आपको कमेंट में लिख के बताना है कि आपने पिछले वीडियो में क्या सीखा और आपने इस वीडियो में क्या सीखा। या इसी वीडियो से मैं आपसे लास्ट में जाकर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितने ध्यान से बातों को सीखते हो, समझते हो। आप लोग रिप्लाई जरूर करना, गलत ही करना मगर करना जरूर। गुड लक। स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो बच्चों, लास्ट टाइम आपसे मैं आर्टिकल 26 तक बात कर चुका था, और आज हम लोग उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आर्टिकल 26 के बाद जो हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 27। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं कि अभी जो ये क्लास चल रही है ये मौलिक अधिकार पे चल रही है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, और एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम हो, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है। छोटे से छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर मौलिक अधिकारों पर प्रश्न नहीं आता, आता ही आता है। तो ये जो है, आपको मौलिक अधिकार पढ़ना ही पढ़ना है। सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखो, एक इसे पॉइंट देखो, जैसे आर्टिकल 27 है, तो आर्टिकल 27 का मतलब क्या, जो संविधान का नियम 27 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान। इसका मतलब यह है कि जो राज्य होगा, राज्य किसी भी तरह का टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाएगा धर्म के विकास के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदू हैं, या आप मुसलमान हैं, या आप सिख हैं, या आप जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, तो आपसे कभी यह नहीं कहा जाएगा कि भैया अगर आप हिंदू हो तो इस्लाम के विकास के लिए आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, या बजट में कोई नया टैक्स आ गया कि हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कोई नया टैक्स।
आपके ऊपर सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो कि आप बाय हार्ट हिंदुज्म को मानते हो, आप हिंदू धर्म को मानते हो, आपका इस्लाम में कोई रुचि नहीं है, या कोई व्यक्ति है जो इस्लाम को मानता है उसको हिंदू में कोई रुचि नहीं है कि हिंदू धर्म का विकास हो, तो वो टैक्स देने के लिए मजबूर क्यों होगा? और टैक्स जब लागू होता है, अगर कोई लीगल प्रावधान किया जाएगा तो टैक्स तो सबको देना है। भाई पार्ले जी बिस्किट खरीदते हो तो पार्ले जी बिस्किट पर सबको टैक्स देना है, चाहे हिंदू खरीदे चाहे मुसलमान खरीदे। तो अगर टैक्स लागू हो तो सबको भरना पड़ेगा उस टैक्स को। मुसलमान व्यक्ति हिंदू धर्म के विकास के लिए टैक्स क्यों देगा, या हिंदू व्यक्ति इस्लाम के विकास के लिए टैक्स क्यों देगा? उसकी रुचि नहीं है, नहीं देगा। रुचि है दे सकता है, नहीं रुचि नहीं देगा, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत बात है। मतलब उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि भैया तुम पैसा दो हमको मस्जिद बनवाना है, तुम पैसा दो हमको मंदिर बनवाना है। आपकी रुचि है, आपकी श्रद्धा है, आप दान करना चाहो ट्रस्ट में आप दान कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरह से आपको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। राइट, तो ये आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 27 कहता है। अब यहां से हम अगर आर्टिकल 28 को देखें तो 28 में क्या प्रावधान है? कुछ जो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए एक पल के लिए कि भाई शिक्षण संस्थान है, तो शिक्षण संस्थानों में पहली बात तो ये है कि जो पूरी तरीके से सरकारी शिक्षण संस्थान है या अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान है। ये सरकारी अर्ध सरकारी क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सरकार जो है सरकारी खजाने से जिन संस्थाओं का पोषण कर रही है, जैसे सरकारी पैसे से जितने भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं वो सारे सरकारी शिक्षण संस्थान हैं। तो भैया एक बात बताओ कि सरकार के पास जो पैसा गया है वो पैसा तो टैक्स के रूप में गया है, हमने भी भरा है, आपने भी भरा है, हिंदू ने भरा है, मुसलमान ने भरा है, सिख ने भरा, जैन पारसी सबने भरा है। तो जब सबने पैसा भरा है तो वो पैसा किसी एक विशेष धर्म के विकास के लिए या किसी विशेष धर्म के ग्रोथ के लिए क्यों प्रयोग होगा? तो भाई साहब इसमें जो पहली बात ये है, तो इसमें जो बात इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी धार्मिक शिक्षण संस्थान है जहां सरकारी पैसा आ रहा है वहां किसी विशेष धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां हर एक व्यक्ति का पैसा लग रहा है। तो राज्य किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में जो है आर्थिक सहायता राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। अब कुछ शिक्षण संस्थान है, जैसे कोई प्राइवेट शिक्षण संस्थान है या निजी शिक्षण संस्थान जो भी हैं, तो अगर उनमें प्रभु श्री राम, जैसे मान लीजिए कि रामनवमी का आयोजन किसी शिक्षण संस्थान में किया जा रहा है, तो उसमें किसी भी छात्र को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई हिंदू लड़का ही है और अगर वह रामनवमी के कार्यक्रम में भाग लेना नहीं चाहता है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई मुस्लिम व्यक्ति है, कोई मुस्लिम छात्र है, अगर वह रामनवमी दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहता तो नहीं होगा, ये उसके लिए छूट है। यानी कि शिक्षण संस्थाओं में किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता कि भैया आप पूजा करो, आपकी मर्जी है, आपको रुचि है, आप बैठो। कोई मुसलमान छात्र है उसको रामनवमी में इंटरेस्ट है तो बैठ सकता है, नहीं इंटरेस्ट है नहीं बैठेगा। हिंदू व्यक्ति है उसको नमाज में अगर इंटरेस्ट है तो वो देख सकता है, कर सकता है, सुन सकता है बैठ के, नहीं रुचि नहीं बैठेगा। यानी कि ये व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि है कि वह किस तरह का धार्मिक कार्य करना चाहता है और सरकार कोई दबाव नहीं बना सकती। आर्टिकल 28 के और भी प्रावधान है। जैसे क्या प्रावधान है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है लेकिन न्यास ट्रस्ट में। न्यास का मतलब क्या बच्चा? जैसे अगर कोई ट्रस्ट है, जैसे मान लीजिए कि रामलला ट्रस्ट है, मान लीजिए, तो रामलला का मतलब हिंदू धर्म के विकास के लिए अगर कोई रामलला ट्रस्ट बना है तो उस ट्रस्ट में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, वहां छूट है, वहां छूट है, और उसके अंदर जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और इसके लिए उस ट्रस्ट के लिए सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं आएगा। व्यक्तिगत किसी की रुचि है, कोई अपने आप में कोई फंड दान करना चाहता कर सकता है, लेकिन सरकारी खजाने से ट्रस्ट के लिए, ऐसे ट्रस्ट के लिए जो विशेष धर्म को प्रमोट करता है, किसी भी धर्म को प्रमोट करता है, तो उसके लिए सरकारी पैसा नहीं जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो भाई साहब? बहुत मतलब जो है यार, मतलब एंजॉय करो पढ़ाई को भैया, सीखो गो, ज्यादा हैक्टिक लेना नहीं है, बातों को सीखते चलो, बस मौज भी लेते चलो।
और भाई इसको तुम नोट्स बना लो, जैसे स्क्रीनशॉट लेकर के और आप जो है इसका नोट्स बना लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट लो और इसका नोट्स बना लो, नोट्स बनाते चलो। जो लोग रेगुलर क्लास में नहीं आ पाए हैं वो लोग यहां से नोट्स को बनाते हुए चलें, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों यहां से अगर आप आगे जाओगे तो अभी तक हम लोगों ने 4 मौलिक अधिकारों को पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने 4 फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लिया है। कौन कौन? तो हमने पहला पढ़ा है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। फिर हम लोगों ने आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ा है। फिर हम लोगों ने दूसरा फंडामेंटल राइट पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 19 से लेकर के और 22 तक है। तो 2 मौलिक अधिकार हो गए। फिर तीसरा मौलिक अधिकार है दोष सिद्धि के, सॉरी उसमें जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है क्या बोलते हैं उसको, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से निषेध, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23-24 में दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो चौथा फंडामेंटल राइट है वो है धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता में आर्टिकल 25 से लेकर के और 28 तक ये बात कही गई है। धर्म की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसमें प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है कि धर्म से संबंधित राज्य के क्या अधिकार हैं और व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। ठीक है बच्चों, ये बात महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आपको बताना और चाह रहा था कि जैसे हमारे यहां संविधान में यह प्रावधान है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि भारत में कोई धर्म ही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि भारत जो देश है वो किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं देगा। भारत देश में सभी धर्मों का संरक्षण होगा। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब यह हो गया कि भारत के सभी धर्म अपने होंगे। भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक मिनट गाइस। तो भैया ये तो था आपके 4 महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, 4 महत्वपूर्ण जो आपको जानना चाहिए था। अब इसके बाद जो है हम लोग यहीं से अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां से आगे बढ़ने के बाद देखिए अब हम लोग 5वां मौलिक अधिकार देखने जा रहे हैं। और 5वें मौलिक अधिकार में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। आप किताब में देखेंगे तो ऐसा लिखा होगा कि संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, लेकिन अभी हमने उसको उल्टा लिख दिया है, शिक्षा व संस्कृति लिख दिया है, जबकि लिखना चाहिए था मुझे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अब मुझे मिटाने का मन नहीं कर रहा इसलिए मिटाऊंगा नहीं। आप समझ लेना कि सीधा कैसे होगा, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अब आप अगर यहां से आगे जाओगे तो भाई साहब आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 ये कहता है कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, भैया पहली बात तो एक बात ये समझ लो कि अल्पसंख्यक की जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा क्या है। भारत के अंदर अल्पसंख्यक 2 आधार पे तय होता है। 2 आधार पे। कौन कौन सा आधार है? तो पहला अधिकार है कि भाषा के आधार पर, यानी कि ऐसे लोग जिनकी अपनी कोई स्पेसिफिक भाषा है उनकी संख्या कम है तो अल्पसंख्यक होंगे। और दूसरा धर्म के आधार पर, जैसे मान लीजिए ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम है तो अल्पसंख्यक होंगे वो। इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या हिंदुओं की तुलना में बहुत कम है तो अल्पसंख्यक होंगे। जैन अल्पसंख्यक होंगे, यहूदी अल्पसंख्यक होंगे। तो भारत में अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि वो लोग जो संख्या में कम है, वो लोग जो संख्या में कम है। जैसे मान लीजिए गांव में अगर कोई विशेष जाति के लोग बहुत सारे हैं और उसके अंदर दूसरी जाति के लोग कम है, संख्या में कम है, तो बहुत सारी जाति के जो एक जाति के जो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हो सकता है कि वो जो दूसरी जाति जिसमें कम लोग हैं उनका शोषण कर सकते हैं। तो उस गांव में जो ऐसा व्यक्ति जो दूसरी जाति का है, संख्या में कम है, तो उसको अल्पसंख्यक कहेंगे। अल्प का मतलब होता है कम और संख्यक का मतलब संख्या। तो भारत के अंदर अल्पसंख्यक का मतलब ये हो गया कि जो एक विशेष लोग हैं वो संख्या में ज्यादा हैं और दूसरे लोग बहुत कम हैं। तो भैया अगर ऐसा हो जाएगा
तो देश उनकी रक्षा करेगा, देश उनका संरक्षण करेगा, ऐसे लोगों का भी संरक्षण करेगा। तो भैया ऐसे लोग जो अल्पसंख्यक हैं, धर्म और किसके आधार पर, शिक्षा के धर्म और धर्म और भाषा के आधार पर, तो उनको भी अपना संरक्षण करने का अधिकार है। यानी कि उसमें कहता है आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार। यानी कि इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है, धर्म और भाषा के आधार पर जो है हमने अल्पसंख्यक तय किया है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि बौद्ध धर्म है, जैसे कि मान लीजिए जैन धर्म है, तो भाई बौद्ध धर्म का अपना एक संस्कृति है, बौद्ध धर्म का अपना एक रिचुअल है। रिचुअल का मतलब है कि उनका अपना एक पूजा पाठ करने का तरीका है, उनका ध्यान करने का तरीका है, उनको जो है अपने धर्म के आचरण को पालन करने का तरीका है। तो उनको अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को, अपनी भाषा को बचाने का पूरा अधिकार है। अगर बौद्ध धर्म के लोगों को लगता है कि बुद्ध का, जो भगवान बुद्ध थे, उनकी शिक्षा को बचाना है, संरक्षण करना है, तो उनको पूरा अधिकार है कि वो संगठन बना लें, वो उनके जो है जो भी उनका ज्ञान है, जो उनकी किताबें हैं, पुस्तक हैं, तो उनको वह सुरक्षित कर सके, संरक्षित कर सके, ये पूरा अधिकार है। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान लीजिए कि लोग उड़िया बोलते हैं, तो उड़िया बोलने वाले लोग जो है, मान लीजिए इनकी संख्या डे बाय डे कम हो रही है, तो जो उड़िया बोलने वाले लोग हैं वो अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी लिपि को बचाने के लिए स्कूल खोल सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उसको वह संरक्षित कर सकते हैं। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको पूरा अधिकार है कि वह अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को वह बचा करके रखे। ठीक गाइस, तो ये आर्टिकल 29 है। हम लोग अब देखेंगे आर्टिकल 30 को। जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो भैया ये जो है, जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि जो आर्टिकल 29 और 30 में जो अल्पसंख्यक की बात की गई है, तो भाई साहब उसमें अल्पसंख्यक हैं कितने? तो भैया भारत के अंदर 6 समुदाय ऐसा है जिसको अल्पसंख्यक माना गया है। तो वो समुदाय कौन कौन सा है? तो जैसे कि पहला सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है देश के अंदर मुस्लिम। जो इस्लाम को मानने लोग हैं, मुस्लिम लोग, वो देश के अंदर सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं और भारत की कुल आबादी में लगभग 14 से 15% के बीच में है। भारत में 80% से कुछ कम, 79 पॉइंट आप 7-8 मान लीजिए कि आसपास, लगभग इसी के आसपास हिंदू लोग रहते हैं और लगभग 14 से 15% मुसलमान भारत में रहते हैं। और इसके बाद जो 5 से 6% आबादी बचती है, तो उस आबादी में जो तीसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, बौद्ध है, फिर जैन है, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं और फिर पारसी हैं। ये इनका क्रम है अल्पसंख्यकों का देश के अंदर। तो ये सभी लोग अल्पसंख्यक हैं और इनको पूरा अधिकार है कि ये अपनी भाषा, संस्कृति और जो कल्चर है, जो लिपि है, उसको पूरी तरह बचा सकें। और इसके लिए उनको जो अच्छा लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं। देश के अंदर उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि भारत के अंदर जो छोटे से छोटा समुदाय भी है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, वो भी अपने आप को ऐसा ना फील करे कि भाई मैं तो भारत में जो है कमजोर महसूस कर रहा हूं या मेरा शोषण हो रहा है। भारत के अंदर मानवीय मूल्यों को स्थापित किया गया है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी कल्चर को मानता हो, किसी पंथ को मानता हो, समुदाय को मानता हो, वो सभी लोग भारत में अच्छा फील करें। भारत एक बहुत अच्छा देश बनने की लिए प्रयासरत है और संविधान इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि भारत में खुशहाली हो, सभी तरह के लोगों के अंदर एक सिक्योरिटी का भाव हो, एक सुरक्षा का भाव हो। तो वो चीज भारतीय संविधान लोगों के अंदर भरता है। कष्ट में, दुख में और घुट-घुट के जीवन जीना, इससे बुरा कोई लाइफ नहीं हो सकता। तो भारतीय संविधान अपने लोगों को पूरी तरीके से एक अच्छे जीवन की गारंटी देता है। तो बच्चों, यहां पर ये सब बातें थी। भाई अगला जो है आर्टिकल 30 देखिए। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्गों को, यानी कि इन सभी लोगों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार। भाई अगर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको लगता है कि हम ये शिक्षण संस्थान बना करके अपनी कम्युनिटी का विकास कर सकते हैं, तो उनको शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का अधिकार है
और उसके अंदर मैनेजमेंट करने का अधिकार भी उनके पास है। वो चाहें, वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने शिक्षण संस्थाओं को वो आगे बढ़ा सकते हैं। उनको पूरी की पूरी छूट दी गई है सरकार के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वो बम बनाना सिखा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वो जो है तलवार चलाना सिखाएंगे बच्चों को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर हथियार चलाना सिखाएंगे, गोला बारूद ढोना सिखाएंगे। ये अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप सिर्फ मानव के विकास के लिए शिक्षा दे सकते हो, मानव के उत्थान के लिए आप शिक्षा दे सकते हो। ये काम आप कर सकते हो। आप ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपकी संस्कृति का, आपकी भाषा का, लिपि का विकास हो। आप वो काम नहीं कर सकते जिससे कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी ही खतरे में पड़ जाए, तो उस पर रोक लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखो। अब भैया आपको पता है कि आर्टिकल 31 जो है, मैं यहां पे एक बात जोड़ रहा हूं कि आर्टिकल 31 को जो है समाप्त किया गया। और क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि यह संपत्ति का अधिकार था और संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर के तमाम केस आए। तो और ये कहीं से व्यवहारिक भी नहीं था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार रखा जाए। तमाम प्रकार की समस्याओं से उत्पन्न हुई, तो आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया और इसको जो है उठा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार का मतलब यह है कि अब संपत्ति रखना आपका कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। और आप संपत्ति रखोगे और कानूनी रूप से आप उसके हकदार होंगे। और अब जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 300A में चला गया है। कहां चला गया है? आर्टिकल 300A। पहले कहां था? 31 में। अब कहां है? 300A में। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार। अब क्या है? मौलिक, वो विधिक अधिकार है। विधि के द्वारा बना कर दिया गया कानूनी अधिकार। तो भाई साहब आर्टिकल 31 तो खत्म हो गया। अब आर्टिकल 32 पर आइए। आर्टिकल 32 पर आप आएंगे तो ये आर्टिकल जो 32 है ना, आर्टिकल 32, इसको कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यह है कि भैया अगर देश के अंदर किसी तरह के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो संवैधानिक तरीके से उसको उसका मौलिक अधिकार दिलाया जाएगा। संवैधानिक तरीके से उस व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार को दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, या उसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, या कोई भी ऐसी बात है जिससे उसका मौलिक अधिकार खत्म हो रहा है, तो उस व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से अधिकार दिया जाएगा। और उन्हीं अधिकारों को जो है आर्टिकल 32 में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 32 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। किसने कहा भैया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है कि आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान की आत्मा है। इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 32 में कहा क्या गया है भैया? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। और क्या अधिकार है? कि अगर किसी का मौलिक अधिकार छीना जाए, उसका हनन हो, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। रिट का मतलब होता है, देखो इसको यहां पे लिखा हुआ है कि 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। ये रिट लिखा हुआ है और वो रिट को हम क्या बोलते हैं? याचिका बोलते हैं। आप प्रलेख कहते हैं या लेख कह सकते हैं। रिट का जो शाब्दिक अर्थ है, आप याचिका कह सकते हो, आप प्रलेख कह सकते हो, या आप लेख कह सकते हो। तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। जो पहला रिट होगा ये वाला, इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसको गलत तरीके से जो है दरोगा जी पकड़ के लाके थाने में बंद कर दिए हैं। गलत तरीके से लाके थाने में बंद कर दिए हैं। व्यक्तिगत खुंदस हो सकता है, कोई मैटर हो सकता है, कोई बात हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर थाने में जाता है, बंद होता है, तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और न्यायालय यह तय करता है कि जो व्यक्ति बंद है थाने में वो सही बंद है कि नहीं है, वो सही बंद है कि नहीं है, ये कौन तय करेगा? न्यायालय। तो अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से निषेध कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, तो उसको यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट में या जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, उसमें अपने उपस्थिति के लिए वह याचिका लगा सके। और सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा किसके लिए? जिसने उसको बंद किया है, कि भाई बंदी को हमारे सामने प्रस्तुत करो।
तो 24 घंटे से अधिक समय के लिए अगर किसी व्यक्ति को बिना न्यायालय में उपस्थित किए बंद कर दिया गया है तो उसको कोर्ट में बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा कि भैया इसको हमारे पास उपस्थित करो, बंदी को मेरे पास उपस्थित करो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को मेरे सामने प्रत्यक्ष करो, मतलब मेरे सामने लेकर के आओ। अंग्रेजी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। और इसके अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह बंदी को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी करे। ठीक है भैया। उसके बाद परमादेश है। उसके बाद परमादेश है। परमादेश कब जारी होता है? जैसे मान लीजिए कोई अधिकृत व्यक्ति है और वह अपने कार्य को नहीं करता है, या अधिकृत व्यक्ति है उसको वह कार्य करना है, तो कोर्ट आदेश जारी करेगा कि आपको हम आदेश देते हैं कि आप इस कार्य को संपन्न करिए, आप इस कार्य को संपन्न करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है किसी संवैधानिक पद पर बैठा है या कहीं जिम्मेदार है या वो कहीं प्रशासनिक पद पर बैठा है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना करता है और वहां लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो कोर्ट आदेश जारी करेगा कि हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम इस काम को करो, तो उसको क्या बोलेंगे? परमादेश। परमादेश के बाद आइए प्रतिषेध पर। जैसे मान लीजिए प्रतिषेध में अगर कोर्ट को लगता है कि कोई उससे छोटा न्यायालय किसी कार्य को कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वो बड़ा न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को एक आदेश जारी करेगा और उस काम को रोकने के लिए बोलेगा कि इस काम को रोक दो, इसको तुम देखरेख मत करो। और जब वो उस कार्य को रोक करके मामला अपने पास मंगा ले या कहे कि मुझे तुरंत सूचित करिए, तो कौन सा रिट जारी करेगा? उत्प्रेषण। क्या करेगा? उत्प्रेषण। कहेगा मुझे बताइए कि मैटर क्या है, सारा मामला मेरे पास भेजिए, पूर्णतया सूचित करिए। तो उसमें क्या है बच्चा? उत्प्रेषण। तो 5 प्रकार का रिट कोर्ट जारी करता है। पहला कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? परमादेश। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। चौथा क्या? उत्प्रेषण। और पांचवा क्या बच्चा? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों से बाहर निकल करके, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के कोई काम करता है तो न्यायालय पूछता है कि बताओ तुमने ये क्यों किया, तुम्हारा क्या अधिकार था। तो जब कोर्ट यह आदेश जारी करे कि बताओ तुमने क्यों किया, तुम्हारा क्या अधिकार था, तो इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। उसमें पूछा जाता है कि तुमने किस अधिकार से इस कार्य को संपन्न किया है। दोस्तों भाइयों, ये जो है ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है और इसके साथ साथ जो है मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं और वो क्वेश्चन मैं आपको लाइन से बोल दे रहा हूं। आप क्वेश्चन को सुनेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। आप सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है, ये 10 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं और 10 क्वेश्चन का आंसर सभी लोग मुझको बताएंगे। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय संविधान में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आप एक क्वेश्चन का पॉज करके आंसर दो, फिर अगला क्वेश्चन सुनो उसका आंसर दो, फिर अगला क्वेश्चन सुनो उसका आंसर दो, और हर एक बच्चे को आंसर देना ही देना है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में समानता का जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, उसके अंतर्गत कितने आर्टिकल्स को रखा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अध्याय में समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेदों को रखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में किस कमिटी का गठन किया गया था? यानी कि भारतीय संविधान सभा में कौन सी समिति थी जिसने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा? क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और क्वेश्चन नंबर 10, मैं क्वेश्चन नंबर 9 फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति से संबंधित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार पर बच्चों 4-5 लेक्चर है, उनको आप पूरा पढ़ जाओ, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे।
उनको पूरा पढ़ जाओ, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, अगर आप वीडियोस को नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो मुझे बताओ, एक वीडियो मैं डाल दूंगा, उस पर आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एक लास्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान में जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपकी केयरिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं से आगे कंटिन्यू लेक्चर होगा, और वो नया चैप्टर होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि राज्य की जो सरकार है उसके पास क्या अधिकार है, क्या काम है, सरकारें क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं हमारे प्रति। इन सब बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर गाइस।